रात भर बरसने वाले बादलों ने सुबह हल्का फुल्का होने के बाद रास्ते सफ़र बांध लिया था। मौसम बहुत खुशगवार हो गया था। इक्का दुक्का बूंदें भी अभी पड़ रही थी। नम हवा इसके घुनैले बालों को अटकेलियाँ करती गुजर रही थी। शादा, खालदा और तबस्सुम को साथ लिए कौसर के यहाँ गई। मैदान साफ था। इनके जाते ही अस्मी ने दीवार पर रशीदा मरासन की पोथियों थन्नी और काकी को अपने घर बुला लिया। अब वो इनके साथ मिलकर रस्सी कूद रही थी। नामसोंधी महकती हुई कच्ची ज़मीन पर इसके पाँव खास हरदम से ऊपर को उठते और गिरते। खुशगवार मौसम ने जैसे इसके अंग अंग में शारी सी भर दी थी। दरवाजे की कुंडी गिरा कर कब हमीद इसके बिल्कुल सर पर आ खड़ा हुआ। इसे कुछ खबर ही ना हुई। कैसी हो जाने मन। तेल से चिपड़े बालों की सीधी मांग निकाले लंबा तड़ंगा हमीद बाछें फैलाए बहुत फुर्सत और तस्वीर से इसके वजूद पर नजरें गाड़े खड़ा था। अस्मी ने कई कदम थमे बेसाख्ता और पीछे हटी। तार पर लटका दुपट्टा खींच कर ओढ़ा। ये देख तेरे लिए रेवड़ियाँ लेकर आया हूँ, तुझे पसंद है ना। शापर इसकी तरफ बढ़ाता वो मुस्कुराया। अस्मी ने इसके हाथ से शापर झपटकर कदरे फासले पर खड़ी नन्ही के हाथ में थमा दिया। ये लो, तुम दोनों मिलकर खाओ और खूब मज़े करो। नन्ही और काकी शापर उठाए भागते हुए रेवड़ी पार डेयरी पार कर गए। हमीद के जबड़े बेच गए। देख अस्मी, ये तू मेरे साथ अच्छा नहीं करती। प्यार करता हूँ तुझसे, इसलिए तेरे ये सारे नखरे शराफत से बर्दाश्त कर जाता हूँ, वरना तेरी जगह कोई और होती तो चोटी से पकड़कर पूरे शहर में घुमा डालता हूँ। ए चल, बड़ा आया प्यार करने वाला। मैं तेरे मुंह पर थूकना पसंद ना करूँ और तू तेरी तो। हमीद ने आगे बढ़कर इसकी कलाई दबोची। मेरी कलाई छोड़ हमीद, वरना अभी शोर मचाकर सारे मोहल्ले को इकट्ठा कर लूँगी। अस्मी गराई, हाँ हाँ, ये भी शौक पूरा करके देख ले। सारा गोड़ जानता है बचपन की मांग है तू मेरी। 6 महीने बाद तेरा कानूनी अशरई शोहर बन जाऊंगा। शोहर का मतलब समझती है ना। मैंने कैसी से बोलते वो खबाजत से मुस्कुराया। अस्मी को अब काई आ गई। इसी वक्त गली में शादा के ऊंचा ऊंचा बोलने की आवाज़ सुनाई देने लगी। हमीद ने सर पर हाथ मारा। वही ये तेरी जल्दी वापसी भी आएगी। अभी थोड़ी देर पहले ही तू इतना बड़ा शापर गंडेरियों का खरीद कर इन्हें दे आया था। वो जी भर कर भी मज़ा हुआ। वापसी मुड़ते मुड़ते इशारा करना नहीं भूला था। तैयार रहना। अस्मी के अंदर जवार फाटा पकने लगा। वो दाढ़ से दरवाज़ा खोलकर अंदर कमरे में आई। नीम तारीकी में मुंह पर कपड़ा डालकर सोई दादी हड़बड़ा कर उठ बैठी। कौन है? मैं हूँ दादी। अस्मी, तू सो जा, बस तू सोती रह। इसे रह रह कर हमीद की खसारत पर गुस्सा आ रहा था। मोहब्बत सिर्फ मिल जाने का नाम होता तो ज़ेब को अपने इर्द गिर्द सिर्फ खुशियाँ ही रक्स करती दिखाई देती। मीर मोहम्मद इसके जज्बात की शिद्दत से नावाकिफ नहीं था। इसने कभी जानबूझ कर ज़ेब के जज्बात को ठेस पहुँचाने की कोशिश नहीं की थी। वह तलमकान इसे खुश रखने की कोशिश करता। ज़ेब की खिदमत को कदर की निगाह से देखता। अजीब सी वहशत थी जिसने ज़ेब के अंदर अपने पंजे गाड़ने शुरू कर दिए थे। एक बेनाम सी खलश और खालीपन था जो किसी तौर भरने में नहीं आ रहा था। शायद आगाही ही सबसे बड़ा अजाब है। मीर मोहम्मद का रवैया इसके साथ लाख अच्छा सही, लेकिन वो जान गई थी मेरी इससे मोहब्बत नहीं। मोहब्बत के सवाली के कशकोल में मोहब्बत के सिक्के ना डाले जाएं तो फिर दुनिया की कोई नेमत इस कशकोल को भरने में कामयाब नहीं हो पाती। बीजान ने खामोशी से सब कुछ देखा, नतीजा अखज़ किया और मुतालबा कर दिया। मैं चाहती हूँ ज़ेब की सारी जायदाद मीर मोहम्मद के नाम पर मुंतकिल हो जाए। मीर हशमत अली को इनका मुतालबा बेवजह लगा था। जो कुछ ज़ेब का है वो मीर मोहम्मद का ही तो है। बीजान मुबन सा मुस्कुराई। यही तो मैं कह रही हूँ, जो कुछ मीर मोहम्मद का है वो सब कुछ ज़ेब ही का तो है। मीर हशमत ने कुछ कहना चाहा, लेकिन अचानक ज़ेब ने लब कुशाई की। बीजान ठीक कह रही हैं बाबा जान। जायदाद मेरे नाम पर रहे या मेरे मीर के, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। मैं और मीर अलग अलग तो नहीं। मीर मोहम्मद ने बेसाख्ता निगाह उठाकर देखा। वो ज़ेब फातिमा थी। ये इसे ही कहना था। भेड़ों का बाड़ साफ नहीं किया आज तूने। कमरे से घास का गट्ठर जमीन पर रखते अख्तर ने जारहाना तेवर से इसे घूरा। तो घड़ों के डिज़ाइन पर उंगली फेर रही थी। अख्तर को एक तरफ बढ़ता देखकर फ़ौरन उठी। ये भी साफ कर देती हूँ। एक अख्तर ही था जिससे वो दबती थी। जब अब्बा जिंदा था वो तो तब भी इसे मामूली बात पर धनक कर रख देता था। खैर दिमाग लड़का है, इसके सामने ज़बान दराज मत हुआ कर। इसे इस वक्त अब्बा से शदीद नफरत महसूस हुई थी। डरता वो अब्बा से भी नहीं था, लेकिन अब्बा के गुजर जाने के बाद
और हद चढ़ गया था। एक दिन उसने असमी को कुएं पर पानी भरने के लिए आई लड़कियों के साथ हंसते बातें करते देखा। वहीं से घसीटता हुआ घर ले आया और सहन के बीचों बीच बेरी के मोटे तने के साथ रस्सी से बांध दिया। किसी की जरूरत नहीं थी अख्तर की इजाजत के बगैर इसके करीब ही फटकता। कहर में लिपटी शाम में ठठराती कनकी उतर आई। असमी को जिंदगी में पहली बार खौफ से रोंगटे खड़े हुए महसूस हुए। अधूरे चांद की नाकाफी रोशनी, मोटे स्याह चोटियों की कतार जो इसके ऊपर से गुजर कर बेरी पर चढ़ रही थी, पास ही गली में आवारा कुत्तों के भौंकने की आवाजें, जिसम में घुसने वाली सर्दी। असमी ने मौत की आहट बहुत करीब से सुनी। दादी की लाख मिन्नतों तरलों के बाद रात के तीसरे पहर जाकर अख्तर ने इसकी रस्सियां खोल दी थीं। अगर दोबारा कभी इस आवारा औरतों की तरफ देखा या ठट्ठे लगाए तो सचमुच कुएं में उल्टा लटका दूंगा। इस दिन के बाद असमी अख्तर का हर काम बिला चूं चरा कर फौरन कर देती। अगर तेरा बाप जिंदा होता तो इसकी मजाल नहीं थी तेरे साथ ऐसा ढोर डंगरों वाला सलूक करता। इसकी कलाइयों और पिंडलियों पर बड़े रस्सी के सुर्ख निशान देखकर दादी रो पड़ी थी। तो क्या कर लेता अब्बा? डरता था अब्बा अपनी दूसरी बीवी और उसके बेटे से। दादी नीम गरम तेल की कटोरी में उंगलियां डुबो डुबो कर इसके जख्मों पर मालिश कर रही थी। अब्बा को क्यों इतनी जल्दी थी मरने की? अगर मरना ही तो था दूसरी शादी क्यों की? न मेरी ही अकल पर पत्थर पड़ गए थे। तेरे पैदा होने के बाद, तेरी जनती माँ के चल बसने के बाद मैंने ही तेरे अब्बा से कहा था दूसरी शादी कर ले, असमी को माँ मिल जाएगी। पर मेरी गलती थी, ना माँ मिली तुझे ना इस घर में कोई अमान। शादा जैसी औरत के इंतखाब का कलक दादी को अंदर ही अंदर खाने लगा था। लेकिन अब उफ अफसोस मिलने के सिवा कोई चारा नहीं था। पानी सर से बहुत ऊंचा हो गया था। गुजरते माहों साल में ज़ेब ने कनात की चादर ओढ़ ली थी। इसने जो है बस यही है को हकीकत समझकर कबूल कर लिया था। लेकिन कुदरत कोई एक और सितम ज़रेफ़ी ने इसे शाकी कर दिया। इसके दामन में कोई फूल नहीं खिल सका। वो मीर मोहम्मद को औलाद का तोहफा नहीं दे पाई थी। मीर मोहम्मद ने कभी ये कमी जताकर इसकी दिल आज़ारी नहीं की थी। वो दिल से इसकी अच्छाइयों की मोतरफ और कदरदान थी। लेकिन बीजान को इस हवेली का वारस चाहिए था। वो उठते बैठते अब बरमला ने अपनी ख्वाहिश का इजहार करने लगी थी। इनके इसरार पर वो शहर की तमाम बेहतरीन गायनाकोलॉजिस्ट के पास गए। कोई तवीज़ दम दरूद कुछ नहीं छोड़ा। लेकिन हर दवा बेअसर रही। दुआएं शर्फ कबूलियत की महराज को छुए बगैर वापस पलट आई थी। बीजान की मायूसी कानूतियत बढ़ती गई। उन्होंने जैसे अपनी हर खुशी को मीर मोहम्मद की औलाद से मशरूत कर लिया था। ज़ेब तुम कुछ दिनों के लिए मामू जान के यहाँ चली जाओ। मीर नहीं चाहता ज़ेब की खामोशी पर भी जान की ज्यादती हावी हो जाए। क्या मेरे हट जाने से यहाँ का मंजर बदल जाएगा? वो उल्टा इसी से पूछ रही थी। मैं नहीं चाहता तुम्हारे दिल को कोई चोट पहुंचे। और ज़ेब ने सोचा मेरा दिल ऐसे ही तो तुम पर फिदा नहीं है मीर। आप सब कुछ अल्लाह पर क्यों नहीं छोड़ देती? बीजान की दिन ब दिन गिरती सेहत ने मीर को तशवीश में मुब्तला कर दिया था। तो अपनी खुराक और दवाइयों में बाकायदगी बरतने लगी थी। अल्लाह ने हमें हाथ पर हाथ धरने को बैठने के लिए भी तो नहीं कहा। उन्होंने तरकी बदरकी जवाब दिया। तो फिर क्या करें? अपनी तरफ से तो सारी कोशिशें कर चुके हैं। अब जब अल्लाह को मंजूर होगा, एक और रास्ता भी है। मीर मोहम्मद ने चूम कर इसका चेहरा देखा। रात फिर बादल खूब गरजे बरसे। बिजली कड़की तो जर्द रोशनी वाला बल्ब बुझ गया। असमी ने ताक में रखा दिया जलाया। दादी के पहलू में चारपाई पर आकर लेट गई। दादी गनूदगी में थी। ऐ असमी, खटमल काट रहे हैं तुझे? दादी की नींद में डूबी आवाज़ सुनाई दी। नहीं दादी। तो क्या पेट में मरोड़ उठ रहे हैं? नहीं तो फिर सो क्यों नहीं जाती? करवट पर करवट बदलती जा रही है। ना खुद सोती है ना मुझे सोने देती है। कल से अपनी चारपाई अलग रखना। मैं नहीं सोने दूंगी अपने साथ। दादी की ये कई बार की दी हुई धमकी महज धमकी ही थी। वो अच्छी तरह जानती थी असमी को इसके बगैर नींद नहीं आती। खुशी के मारे नींद नहीं आ रही। दादी सुबह कब होगी? दादी के खमार से बोझल बारी पपोटे मुंह मुश्किल खोल कर इसको देखा। ये तुम्हें रातों रात ऐसी कौन सी खुशी मिल गई है? कल नन्ही के गुड्डे की काकी की गुड़िया के साथ शादी है। दोनों ने मुझे इसरार करके बुलाया है। नन्ही ने तो साफ साफ कह दिया है जब तक मैं साथ नहीं जाऊंगी वो काकी की यहाँ बारात लेकर नहीं जाएगी। झल्ली। दादी ने इसका खुशी से तमतमाता चेहरा देखा। वो बलिष्ठ भर की लड़कियां तेरी सहेलियां हैं। अगर अख्तर को पता चल गया तो? उसके आने से पहले लौट आऊंगी। वैसे भी वो तो अब कई दिनों से शाम के बाद ही घर वापस आता है। ये करीब ही तो जाना है, चने के खेतों के पास बूढ़े बरगद तले।
अच्छा सुबह की सुबह देखी जाएगी, अब तो सो जा। दादी ने करवट बदली। अस्मी भी आतन एक टांग इन पर रखे सोने की कोशिश करने लगी। मेरा माही छैन छबीला, मैं तो नाचूंगी। मेरा माही छैन छबीला, मैं तो नाचूंगी। बूढ़े बरगद की ठंडी घनी छांव तले नन्ही परात बजाती हलक फाड़ कर गा रही थी। सामने काकी दुपट्टा कमर पर बांधे नंगे पांव किसी माहिर रक्षा की मानंद ठुमके लगा रही थी। जोरों शोर से तालियां पीटती अस्मी को इन दोनों के शुगल मेले में बहुत मजा आ रहा था। अचानक ही इसका सांस हलक में अटका, हाथ साकित हुए। सामने ही अख्तर साइकिल चलाता आ रहा था। इससे पहले कि वो कहीं छुपने के जतन करती, अख्तर की शोला बार निगाहों ने इसे ताड़ लिया। अस्मी का रंग जर्द पड़ गया। इसकी कमसन सहेलियों को फौरन किसी गैर मामूली पन का एहसास हुआ। नन्ही की तान टूटी। काकी के थरकते कदम थम गए। अख्तर साइकिल वहीं खेत में फेंकता चीते की तरह इस पर झपटा था। नन्ही और काकी के लबों से एक साथ चीख बुलंद हुई थी, चुप मिरासनों की औलाद। घुरा कर कहता वो अस्मी को घसीटता हुआ वहां से ले गया था। तुम दूसरी शादी कर लो मीर मोहम्मद। मीर मोहम्मद ने झटका खाकर बीजान का चेहरा देखा। वो चंद लम्हों के लिए कुछ बोलने के काबिल नहीं रहा। बेयकीनी से इन्हें देखे गया। बीजान के लिए इसका रद्द-ए-अमल खिलाफ तवक्का नहीं था, इसलिए पुरसकून लहजे में गोया हुई। इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? औलाद के लिए लोग दूसरी शादी करते हैं और ये कोई ऐसी खास खिलाफ फितरत बात नहीं है। हमारा मजहब और कानून हमें इस बात की इजाज़त देता है। आप जानती भी हैं आप क्या कह रही हैं। आप ज़ेब पर सौतन लाने का कैसे सोच सकती हैं? मामू जान को खबर होगी तो जानती हैं क्या होगा। जहाँ तक मीर मोहम्मद जानता था, बीजान बगैर सोचे समझे कोई फैसला नहीं करती थी। अगर उन्होंने इतनी बड़ी बात मुंह से निकाली तो यकीनन इसकी हर पहलू पर अच्छे तरह से और किया होगा। इन सब की फिक्र तुम मत करो, तुम बस हामी भरो, बाकी सब कुछ मैं संभालूंगी। यह मुमकिन नहीं है बीजान, वो फैसला कुन लहजे में कहता हुआ उठ खड़ा हुआ था। बीजान के जबड़े भींच गए थे। अख्तर ने फिर अस्मी पर हाथ उठाया। हमीद को पता चला तो मारे गुस्से के उछल उछल गया। अख्तर से इसकी पहली ही कब बनती थी। हमीद ने जब से अस्मी को अपनी ज़ाती मलके समझना शुरू किया था, तब से इस पर अख्तर का रौब जमाना नागवार गुजरता था। ये हक तो सिर्फ इसे हासिल होना चाहिए था, अस्मी को मारने, डराने, धमकाने, छूने और हज उठाने का हक। ये और बात थी कि अस्मी इसे कभी पट्टे पर हाथ धरने ना देती थी, बल्कि किसी न किसी तरह हर बार इसे चकमा देकर बच निकलती। लेकिन कब तक हमीर मुतमिन था? वो कौसर की पलहोटी की औलाद था, खुद सर जिद्दी अयाश और हद दर्जा नकम्मा। इससे छोटे आसिफ और आरिफ ने बाप के मरते ही इसकी जगह पर अकबर खान की ज़मीनों पर काम संभाल लिया था। अकबर खान इन दोनों पर बहुत भरोसा करने लगा था। महाना तनख्वाह के अलावा हर साल गंदम और सब्जियां वगैरह भी देता रहता। कौसर और शादा दोनों बहनों ने बाहमी रजामंदी से अपने बच्चों के आपस में रिश्ते तय करने के बारे में फैसला किया। आसिफ के लिए खालदा और आरिफ के लिए तबस्सुम का रिश्ता। लेकिन बात रहने से पहले ही हमीद आड़े आ गया कि जब तक मेरी अस्मी से बात पक्की नहीं हो जाती, तब तक इन दोनों का खाला के यहाँ रिश्ता नहीं हो सकता। अस्मी के लिए हमीद के रिश्ते पर ना तो अख्तर राजी था, ना ही अस्मी की दादी। कोई काम धंधा करता नहीं था। ऊपर से शायाना मिजाज कौसर अपने बेटे की बद खसलत से भी खूब वाकिफ थी। दूसरी तरफ शादा, खालदा और तबस्सुम के लिए आए इतने रिश्ते गंवाने पर हरगिज तैयार नहीं थी। इसलिए वक्त पड़ने पर अख्तर और दादी को समझा बुझा कर राजी करने का सोचकर शादा और कौसर ने तीनों रिश्तों के लिए एक दूसरे को मंजूरी दे दी। दोनों ने चुपके चुपके शादी की तैयारियां शुरू कर दी। लेकिन फिर वो हो गया जो किसी के गुमान में भी नहीं था। मीर मोहम्मद ने अपने तय इस वक्त दो टोक इनकार करके बात ख़त्म कर दी। लेकिन बात इस वक्त ख़त्म नहीं बल्कि शुरू हुई थी। बीजान का मुतालबा दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करता जा रहा था। उन्होंने जैसे मीर मोहम्मद की दूसरी शादी को सर पर सवार कर लिया था। बात इनके कमरे तक से निकली तो पूरी हवेली में गर्दिश करने लगी। तुम जो पहले ही मुझे आधे अधूरे मिले हो, क्या मैं इससे भी दस्तबरदार हो जाऊं? अपने बेहद करीब पहलू में सोए मीर मोहम्मद पर एक निगाह डालती ज़ेब मुस्तरब सी उठकर खुली खिड़की में आ खड़ी हुई थी। इसे खुलकर सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही थी। मीर मोहम्मद के बगैर रहने का तसव्वुर सुहाने रूह था, तो इसे किसी और के साथ बांटना नंगे पांव पर दो धारी तलवार पर चलने के मुतरादिफ। इसकी खास खादमा गुलाम सकीना ने इसका आज के लिए मुंतखब करदा लिबास निकाल कर रखा। ज़ेब ने शावर लेकर वो लिबास पहन लिया। गुलाम सकीना खामोशी से इसकी कमर की डोरियां कसने लगी।
زیب بالکنی میں اپنی مخصوص جگہ پر آ کھڑی ہوئی۔ غلام سکینہ برش لے کر آہستہ سے ان کے نم بال سلجھانے لگی۔ کسی معمول کی طرح اس کی کلائیوں میں موتیوں کے گجرے پہنانے کے لیے اٹھائے۔ یہ وہ واحد سنگار تھا جو زیب بلا ناغہ کرتی تھی۔ اسے موتیا کی خوشبو سے اپنی کلائیوں کو مہکانا پسند تھا، لیکن آج اس نے غلام سکینہ کو منع کر دیا۔ ان کو رہنے دو غلام سکینہ، مجھے ان کی خوشبو سے وحشت ہو رہی ہے۔ خادمہ نے دکھ سے زیب بی بی کا سوتا ہوا چہرہ دیکھا۔ اس چہرے پر اس نے ہمیشہ سکون اور ٹھہراؤ ہی دیکھا تھا۔ بڑی بیگم صاحب اچھا نہیں کر رہی۔ اولاد ہونا نہ ہونا تو نصیب کی بات ہے، اور نصیب سے تو کوئی نہیں لڑ سکتا۔ غلام سکینہ بچپن سے اس کے ساتھ تھی۔ اس کی ماں کی وفات کے بعد میر حشمت نے زیب کی دیکھ بھال کی ساری ذمہ داری غلام سکینہ کو سونپ دی تھی۔ رخصتی کے وقت وہ زیب کے ساتھ ہی میر محمد کی حویلی آ گئی تھی۔ غلام سکینہ کو وہ اپنی اولاد سے بڑھ کر پیاری تھی۔ زیب بھی اسے خادمہ نہیں بلکہ ماں کا درجہ دیتی۔ آپ فکر مت کریں زیب بی بی، اللہ ہے نا، وہ ہر مشکل میں آسانی کا کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتا ہے۔ آپ بس اللہ سونے پر بھروسہ رکھیں۔ زیب سر ہلاتی اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میر محمد ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا بالوں میں برش پھیر رہا تھا۔ آنے میں ابھرتا زیب کا عکس دیکھا، پھر برش ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا اور اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ پریشان ہو کیا نہیں ہونا چاہیے، الٹا اسی سے پوچھنے لگی۔ نہیں، میر محمد نے قدرے توقف کے بعد کہا، کیونکہ میں بی جان کو سنبھال لوں گا۔ ان کی ضد نے دوسری بار مجھے دوراہے پر لا کھڑا کیا ہے۔ زیب چونکی۔ دوسری بار تو پہلی بار کب؟ میر محمد فوراً سنبھلا۔ بہت پرانی بات ہے، اس نے اسے ٹالنا چاہا۔ اتنی پرانی کہ تمہیں اب تک نہیں بھولی؟ زیب کے لبوں پر ایک زخم خوردہ مسکراہٹ آ کر ٹھہری۔ یہ میر محمد کی خام خیالی تھی کہ وہ بی جان کو سمجھا لے گا۔ ان کے پاس اپنی ضد منوانے کے لیے اور بھی کئی طریقے تھے۔ گزشتہ کچھ دنوں سے وہ اپنی خوراک میں بے احتیاطی دوائیوں میں ناغہ برتنے لگی تھی، جس سے ان کی طبیعت بگڑنے لگی۔ میر محمد کو دوہری پریشانی نے آن گھیرا۔ اس روز ڈاکٹر زیدی کو حویلی میں داخل ہوتا دیکھ کر اس نے بے ساختہ گھوڑے کو روکا اور جست لگا کر فوراً اترا۔ اجرت میں وہ اپنی طرف بھاگ کر آتے غلام کے ہاتھ میں گھوڑے کی بھاگ دینے کی بجائے اسے یوں ہی چھوڑ کر تیزی سے قدم اٹھاتا حویلی کے اندرونی حصے کی جانب بڑھا۔ بی جان کا بی پی خطرناک حد تک چھوٹ کر گیا تھا۔ ڈاکٹر زیدی نے انہیں فوراً طبی امداد دی۔ میر محمد پر نگاہ پڑتے ہی بی جان نے چہرے کا رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ یہ ان کی بھرپور ناراضگی کا اظہار تھا۔ اب یہ کیسی ہیں؟ وہ ڈاکٹر کی طرف توجہ ہوا۔